जूता या प्याज अगर सुंगाए, ये वापस हमारे बॉलीवुड से इंस्पायर्ड मिथ लग रही है कि अगर आप जूता या प्याज सुंगाए तो उससे वो जो झटका होता है वो रुक जाता है एपिलेप्सी का। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड को भी ये सिखाने की ज़रूरत है कि अगर अमिताभ बच्चन दिखता है कि कोई वो जूता सिंगा रहा है एपिलेप्सी पेशेंट को, तो कितने लोग उनको फॉलो करेंगे, जबकि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जूता सुंगाना, प्याज सुंगाना या उनको अलग से उनके मुंह के अंदर चम्मच डालना, ये टोटली रॉन्ग है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं। इस डिज़ीज़ के बारे में या कंडीशन के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे और इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप ये एपिसोड अंत तक देखें। और अगर आप लोगों ने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में, सच्चाई और स्टिग्मा, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसी विषय पे हमें जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिकंदर अडवाणी सर हमारे साथ मौजूद है। हेलो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू केतकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। ये हमारा जो पॉडकास्ट है ग्रे मैटर्स, ये हमारे स्पेशली न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और न्यूरोसाइंस जो हमारे डेली लिविंग में होता है उसके ऊपर आधारित है। तो आज हम बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक, जो कि सभी न्यूरोलॉजिस्ट के करीबी का टॉपिक है, वो एपिलेप्सी है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स घबराते हैं, स्टिग्मा है एपिलेप्सी पे। लेकिन अगर हम ये सोचें, और आज के पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं एक आदमी का भी स्टिग्मा निकाल पाया तो मुझे लगेगा मैंने सक्सेसफुली आज पॉडकास्ट किया है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो ये बहुत कॉमन है एपिलेप्सी, और ऑलमोस्ट हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 5 से 6 करोड़ लोग पीड़ित हैं इस बीमारी से। और सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं तो 1.25 टू 1.3 करोड़ पीपल आर सफरिंग। लेकिन ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि देयर इज़ अ ट्रिमेंडस गैप ट्रीटमेंट में। अगर हम बात करें रूरल वर्सेस अर्बन की, तो ऑलमोस्ट 70 से 80% रूरल पीपल जो है वो आते ही नहीं है बाहर एपिलेप्सी डायग्नोसिस में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ऑलमोस्ट कैंप्स करते हैं गांव में। हमने ऑलमोस्ट 350 से ज़्यादा कैंप्स किए हैं स्पेशली गांव में जाके। तो हमें वहाँ जब हम कैंप करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने सारे लोग हैं जो डायग्नोस ही नहीं हुए। तो ये जो बीमारी है एपिलेप्सी मिर्गी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ाएं और ये बता दें कि ये डेफिनेटली ट्रीटेबल है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमको डेफिनेटली इम्प्रूव करने हैं। जी, 100 में से एक, ये जो नंबर है वो सच में बहुत ज़्यादा आम है। और मुझे लगता है कि शर्म की वजह से या किसी स्टिग्मा की वजह से हमें इस चीज़ को ट्रीटमेंट से रोकना ये उतना ही ज़्यादा डेंजरस है जितनी कि बीमारी तक नहीं है। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एपिलेप्सी होता क्या है। एपिलेप्सी इसे हम मिर्गी भी कहते हैं, और मिर्गी ब्रेन से जनरेट होती हुई एक बीमारी है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल इलनेस। ये कोई भूत प्रेत वाली बीमारी नहीं है जो कि स्टिग्मा है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम एक सोचें कि जो वायरिंग होती है, अचानक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है कि वहाँ शॉर्ट बस्ट होता है, और वैसे ही कहीं से ब्रेन से करंट निकलती है। और वो जो ब्रेन से करंट निकलती है तो वो कोई एक पार्ट से निकलती है जो पूरे ब्रेन में जाती है, और जिसमें फिर पेशेंट बेहोश हो जाता है या फिर गिर जाता है, उसके मुंह से झाग आती है, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और कभी कभी हाथ पांव हिलने लगते हैं। तो एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट जैसी फैलती है एक पार्ट ऑफ द ब्रेन से सभी पार्ट्स में। जैसे कि बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट है, उसी तरीके से ये मैनिफेस्ट होती है, अगर मैं समझूँ इसे तो हर मिर्गी का जो दौरा होता है, हमने देखा है सर कि बहुत ज़्यादा लोगों के डे टू डे लाइफ में ये हैम्पर करता है उनकी डे टू डे लाइफ। तो हर मिर्गी का दौरा डेंजरस होता है या कुछ अलार्म्स होते हैं जिस पे हमने विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। हम अगर मिर्गी के बारे में बात करें तो इसमें बहुत प्रकार के अपने को मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं। जो हमें सबसे कॉमनली सबको पता रहता है कि वो है कि वो जो हाथ पे झटके आ रहे हैं, यहाँ से मुंह से झाग आ रहा है, उसको बोलते हैं अपन जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार है। रिसेंटली जो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी है
उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन भी दिया था कि किस तरह से अगर उसमें एपिलेप्सी हुआ है तो उसमें सिर्फ हाथ का थरथरी भी एपिलेप्सी हो सकती है। हाथ में अगर सिर्फ मूंगी झुनझुनी आना वो भी एक एपिलेप्सी का पार्ट हो सकता है। सिर्फ फेस का एक पार्ट हिलना भी एपिलेप्सी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि अपने को पता ही नहीं चलता है कि ये पेशेंट को एपिलेप्सी है, जिसको एब्सेंस एपिसोड्स बोलते हैं। रिसेंटली एक स्कूल से बच्चे आए थे और वो पेरेंट्स उनको लेके आए थे ये बोल के कि स्कूल के टीचर्स ने कंप्लेंट की कि ध्यान नहीं देता है और बहुत मस्ती करता है या उसके पढ़ाई नहीं है, उसके परसेंटेज कम हो रहे हैं। लेकिन जब हमने वो पेशेंट को देखा और हमने ईजी किया तो हमें पता चला कि उसको बहुत सारे बार में कुछ सेकंड्स के लिए वो एब्सेंस एपिसोड्स आते हैं, जिसकी वजह से उसका कम हो जाता है ध्यान और उसकी स्टडी नहीं हो पाती है। तो जब हमने उनको एक टैबलेट चालू की तो परफेक्टली नॉर्मल हो गया। उसके जो 60% आते हैं वो बढ़ के 85% हो गए। तो ये भी चीज़ें हैं जो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो एपिलेप्सी रहता है। तो एपिलेप्सी के बहुत सारे इस तरह के मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो क्लिनिकली हमको समझना चाहिए। तो इसलिए हम अलग अलग स्कूल्स में भी जाके टीचर्स को भी ये समझाते हैं कि इस तरह के बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि उनको कहीं एपिलेप्सी तो नहीं है जिसकी वजह से उनके रैंक्स पीछे हो रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, क्योंकि बहुत सी बार जो चीज़ें बहुत ऊपर से सिंपल लगती है वो उतनी ही गहरी होती है, और इस चीज़ की समीक्षा करने के लिए आप ज़रूर कंसल्टेशन लीजिए और खुद ही कुछ धारणाएं जो अपने मन में है उनकी वजह से उसका इलाज रोकना सही बात नहीं है। और इसी के साथ सर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा कुछ बताइए कि एपिलेप्सी होती क्यों है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम एपिलेप्सी सोचें तो ये एक दिन से नियोनेट से लेके तो एल्डरली पॉपुलेशन तक सब में हो सकती है। हम बच्चों की बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसके ब्रेन का ऑक्सीजन कम हो गया, अगर उसकी शुगर कम हो गई, अगर उसको इन्फेक्शन हो गया तो उससे एपिलेप्सी होगी। अगर उसका कैल्शियम कम हो गया तो एपिलेप्सी होगी। अगर हम उनको जैसे 6 से 7 या 10 साल की उम्र तक बहुत सारी जेनेटिक एपिलेप्सीज रहती हैं जिसको हम एब्सेंस एपिसोड्स बोलते हैं, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। और बाद में फिर इन्फेक्शंस बहुत कॉमन रीज़न है अपने इंडिया में। ट्यूबरक्लोमा टीबी का होना, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस होना, कोई भी ब्रेन में इन्फेक्शन होना, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। उसके अलावा ट्यूमर्स है और उसके अलावा बहुत सारी एपिलेप्सी है जिसमें इडियोपैथिक रहता है, यानी जहाँ पे हमको कारण पता नहीं चलता। टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं सर। जैसा हमने बात किया कि इसमें मेनली इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है कि अपना एपिलेप्सी में कॉन्शियसनेस प्रिजर्व हो रहा है कि कॉन्शियसनेस लूज़ हो रहा है। तो उसमें हम अलग अलग टाइप की एपिलेप्सी ब्रॉडली ऐसे क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें जैसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल हो गया जिसमें कॉन्शियसनेस लूज़ होता है पेशेंट का, एक ऑरा होता है, अटैक होता है, ऑटोमेटिज़म्स होते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा पता चलता है कि मेरे को कुछ पहले चक्कर आते हैं या पेट में दर्द होता है या फिर मुझे थोड़ा सा आवाज़ सुनाई देता है, फिर स्मेल आती है और उसके बाद में फिर पेशेंट ट्रांस एपिसोड में चले जाता है जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके बाद में पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होता है। तो इसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स बोलते हैं। तो अपने को बस ये समझना है कि ब्रॉडली, एक तो वो जो ब्रॉडली सबको पता है कि किस तरह के झटके आते हैं, वो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक बोलते हैं। एक ये होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और एक होता है एब्सेंस एपिसोड्स, जब जो मैंने बताया कि जो फ्यू सेकंड्स के लिए होता है जो हमें पता नहीं चलता। जी जी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को एक टिपिकल मैनिफेस्टेशन हो, हर एक पेशेंट बेहोश हो या हर एक पेशेंट में झटके आए। किसी भी रेंज में आपका एपिलेप्टिक अटैक हो सकता है, पर 100% ट्रीटेबल होने की वजह से आई थिंक हर एपिसोड या हर पेशेंट रिपोर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सर आपको ये भी यहाँ पे गौर करना चाहूँगी कि एपिलेप्सी के एपिसोड के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास दर्शकों के आए हैं। तो बिफोर वी जंप इन टू अदर साइड ऑफ द एपिसोड, मैं चाहूँगी कि हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ले। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, जो हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि क्या एपिलेप्सी लाइफ लॉन्ग होता है, क्या मुझे पूरी ज़िंदगी ये बीमारी झेलनी पड़ेगी। इसका आंसर डेफिनेटली यस एंड नो है। कोई कोई एपिलेप्सी ऐसा रहता है कि जिसमें हमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और कुछ कुछ बहुत सारी एपिलेप्सी, मेजॉरिटी एपिलेप्सी ऐसी है जो सिर्फ 2 से 3 साल, किसी किसी को 5 साल रहती है। डिपेंड करता है कि कौन से कारण से हुई है। अगर हमें इन्फेक्शन की वजह से एपिलेप्सी हो रही है तो जब हम इन्फेक्शन ठीक करते हैं तो एपिलेप्सी की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अगर कुछ बहुत सारी जो यंग एज में एपिलेप्सी होती है वो बाय द एज ऑफ 14-15 चली जाती है, उसमें कोई ज़्यादा दिन दवाई लेनी नहीं पड़ती। कुछ कुछ
कुछ एपिलेप्सी है जैसे इडियोपैथिक जनरलाइज एपिलेप्सीज है, उसमें हमने को लाइफ लॉन्ग लगभग दवाइयाँ लेनी पड़ती है। यहाँ पे कहीं स्ट्रक्चरल ब्रेन डैमेज हुआ है बचपन में, तो उसमें भी अपने को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर कुछ बीमारियों के लिए यस है, कुछ बीमारियों के लिए नो है, एपिलेप्सी में अलग अलग टाइप्स के हिसाब से। जी, तो पेशेंट्स ये सुन के डिसहार्टन ना हो या ये जानकारी सुन के, तो सर ये कितने परसेंटेज में हो सकता है कि उनको लाइफ लॉन्ग इसकी दवा लेनी पड़े? और क्योंकि होपलेस सिनेरियो तो डेफिनेटली नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी होपलेस सिनारियो नहीं है। मैं अभी भी बताना चाहूँगा कि 70 से 80% तक एपिलेप्सी पूरी तरह से ट्रीटेबल है। टेबल है। और उसमें से भी जो ट्रीटमेंट जिसके लिए नहीं है, तो उसके लिए अपने को आगे की भी बहुत सारी दवाइयाँ रहती है। जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एक दवाई से कंट्रोल होते हैं, किसी किसी का 2-3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और जब दवाइयों से असर नहीं होता तो कभी कभी 10 से 15% पेशेंट में सर्जरी से भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है एपिलेप्सी का। और बहुत सारी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की और कौन से कॉज से वजह से एपिलेप्सी हुआ है, तो इस तरह से अपन उनको मॉडिफाई करते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं अभी एपिलेप्सी के लिए जो कि ठीक कर सकती है उनको। जी, तो सेकंड सवाल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे एक दर्शक ने जो पूछा है कि क्या एपिलेप्सी के पेशेंट्स शादी कर सकते हैं? मैं अपनी शादी या रिलेशनशिप को लेके बहुत चिंता में हूँ, क्या ये सेफ है? ये 100% सेफ़ है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट अपने ओपीडी में। तो जो सभी पेशेंट वर्ग के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली एपिलेप्सी होने के बावजूद शादी कर सकते हैं। इसमें कोई हानिकारक बात नहीं होगी। बस ये है कि आप अपने जिससे भी आपकी शादी होने वाली है उनके फैमिली को पूरा पूरा बता दें पहले, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो शायद मेरी शादी ना हो, लेकिन बाद में एक उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट महंगे पड़ते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि आप दोनों जिससे भी शादी होने वाली है, वो या तो हस्बैंड या तो वाइफ हो, तो वो दोनों को आप चैम्बर में लाइए, हम काउंसिल करते हैं। कौन से टाइप की एपिलेप्सी है वो देखते हैं, कितने दिन तक दवाई लेनी पड़ेगी वो हमको समझता है, और कौन सी दवाई देना चाहिए नहीं देना चाहिए मैरिड लोगों को हम देखते हैं। लेकिन मोस्टली वो फिर ठीक होते हैं। और प्रॉब्लम एपिलेप्सी का प्रेगनेंसी में नहीं आता, वो डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट अपने आप मैनेज करते हैं उनकी दवाइयाँ। तो हमने हमारे कितने सारे पेशेंट्स हैं जो मैरिड हैं जिनको एपिलेप्सी है और अभी एकदम नॉर्मल रह रहे हैं। जी, पर मैक्सिमम सर विमेन हेल्थ के लिए अगर हम देखा जाए तो प्रेगनेंसी में ऑल्दो देयर आर नो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन, पर बहुत सी बार स्पेशली सर मैंने देखा है काफ़ी सारी शादियाँ टूटी है बिकॉज ऑफ द एपिलेप्सी फैक्टर, क्योंकि उन्हें लगता है कि होने वाले बच्चे में ये जेनेटिक तौर पे अगर एपिलेप्सी आ जाए तो इट वोंट बी अ गुड थिंग। तो जेनेटिक रिस्क कितनी है इस डिजीज़ की? एक्चुअली जेनेटिक रिस्क बहुत कम है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती है प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद, वो इसलिए होती है क्योंकि दवाइयाँ कुछ दवाइयाँ एपिलेप्टी की जो दवाइयाँ हैं वो बच्चों पे असर करती है। लेकिन डॉक्टर्स ये हमेशा टेक केयर करते हैं कि कौन सी दवाई सेफ़ है प्रेग्नेंट वुमन में देने के लिए। और उनका जो जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो जेनेटिक एपिलेप्सिस है उसकी मात्रा कम है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100% आपके बच्चे को, अगर माँ को है तो 100 बच्चों को होगी। लेकिन उसमें भी सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तब होती है जब एपिलेप्सी शादी के बाद लोगों को दिखती है, स्पेशली विमेन विथ एपिलेप्सी में। तो उसके लिए एक अलग ही लेवल का हम जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हम तैयार करते हैं, ताकि उनको बार बार ना हो, फिट्स हो, और अगर उनको प्रेगनेंसी भी हो तो सेफ़ हो। तो ये जो काउंसलिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी टाइप के लोगों के लिए हम काउंसलिंग फैसिलिटी देते हैं कि इस तरह से कि उनकी जो गलत धारणा है वो हम दूर करते हैं। हाँ, और यही हमारा उद्देश्य भी है सर आज के एपिसोड का। तो एपिलेप्सी ये एक डिजीज़ से ज़्यादा एक स्टिग्मा नज़र आ रहा है। अगर ये सभी को मैं और एक बार इसके क्या कहते हैं क्रक्स बताना चाहूँगी कि आपको एपिलेप्सी है तो आप शादी कर सकते हैं, आप माँ बन सकती है, आप हेल्दी बेबीज़ डिलीवर कर सकते हैं। कुछ जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो है जानकारी होना, सही जानकारी होना, आपके पार्टनर को जानकारी होना, और अगर आपको चाहिए तो आप कंसल्टेशंस एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर लीजिए। इसके आगे हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है जो पेरेंट्स पूछते हैं सर, कि अगर मेरे बच्चे को एपिलेप्सी है तो क्या वो नॉर्मल स्कूल जा सकता है? उसका स्कूल और कॉलेज कैसा होगा? बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। कोई भी
बच्चे को सिर्फ एपिलेप्सी की वजह से हम कोई स्कूल का चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एपिलेप्सी रहती है जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं और जो एक्सेल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा स्टिग्मा होना चाहिए। कुछ जो स्पेशली एबल्ड रहते हैं, जिनका थोड़ा सा जो ग्रोथ है ब्रेन का उतना नहीं हो पाता, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल लगती है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ ब्रेन का है उसकी वजह से सीजर्स आते हैं। बट नॉर्मल तौर पे जिनको रूटीन ब्रेन नॉर्मल है, कॉग्निशन नॉर्मल है, तो वो एकदम नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये बात मोस्टली सर पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस से ज़्यादा स्कूल के एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इंक्लूजन ऑफ किड्स विद एपिलेप्सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग स्पेशली एबल्ड नहीं है, एपिलेप्सी एक कंडीशन है जिसके साथ इनको डील करना पड़ता है। तो स्कूल्स ने कुछ स्पेशल केयर रखनी चाहिए जो उन बच्चों के लिए। मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि आप स्कूल में टीचर्स को डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि उससे अगर कोई इमरजेंसी आई तो उनको हैंडल करने में आसानी हो जाती है। तो हम उनको सभी चीज़ें बता देते हैं कि हमें जो भी उसके आसपास रहता है तो उनको डेफिनेटली बता दिया जाए कि उसको इस तरह से आ सकते हैं स्कूल में स्पेशली। और उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसका फिर टीचर्स अच्छे से ध्यान भी रख पाते हैं, और कुछ ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो उस तरह से तुरंत उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल के अपन बना सकते हैं। हाँ, तो ये वापस घूम फिर के वो पॉइंट आ जाता है कि इसको स्टिग्मेटाइज ना करे। अगर आपके बच्चे को मिर्गी है तो ये छुपाने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट इसको ज़्यादा सीरियसली लेके बताने वाली बात है। तो स्कूल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके बच्चे की केयरिंग के लिए, उसको बुलिंग से बचाने के लिए और बच्चों के, और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए। इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है सर कि मिर्गी के पेशेंट ने ड्राइव करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन से कॉशन के साथ करना चाहिए। एक्चुअली इंडियन लॉ के हिसाब से एक बार आपको एपिलेप्सी डायग्नोस हो गया तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पेशेंट को तो खतरा है ही है, और सामने जिसके साथ समझो कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उनके लिए भी खतरा है। लेकिन कुछ इसके नॉर्म्स जो फॉरेन में वेस्ट के हिसाब से आ रहे हैं कि अगर 6 मंथ से 1 ईयर तक कंट्रोल्ड सीजर्स है, और ऐसी सीजर्स है जो टोटली कंट्रोल की जा सकती है, तो उनको वो ड्राइवर लाइसेंस दे देते हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको एपिलेप्सी है तो डेफिनेटली एक एहतियाती तौर पे अपन नहीं दे सकते। हाँ, तो एंड नॉट जस्ट अबाउट ड्राइविंग सर, जो भी हेवी जॉब्स है, जो हेवी मशीनरी के साथ डील करते हैं, जिनको हाइट्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे जॉब्स क्या लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। श्योरली अवॉइड करनी चाहिए। जैसे एविएशन इंडस्ट्री हो गया है, या फिर वो हैवी जॉब्स है जहाँ बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों की अपने पे है, तो वो जॉब डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एपिलेप्सी कौन से टाइप का है वो इम्पॉर्टेंट है, तो कौन से कितने ड्रग से वो कंट्रोल हुआ है उसके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो बहुत स्पेसिफिक जॉब्स है ये अपन अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो रूटीनली जो भी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जी, जैसे कि रूटीन करियर, जो कि और एक क्वेश्चन है ही हमारे दर्शकों का, कि रूटीन करियर में क्या ब्लॉक्स होते हैं एपिलेप्सी के कारण, और उसे कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स है। रूटीन में कुछ भी ब्लॉक्स नहीं होते। सभी बहुत सारे लोग एपिलेप्टिक है जो नॉर्मली जी रहे हैं। हमारे एमबीबीएस जब हम कर रहे थे तो हमारे बैच में ही 3 जने थे जिनको एपिलेप्सी था। हमारे साथ एमबीबीएस किए भी, वो अपने लाइफ में बहुत एक्सेल कर रहे हैं। इवन जो बहुत ही फेमस क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका, जॉन्टी रोड्स, वो ही इज़ एन एपिलेप्टिक, तो कितना उन्होंने स्पोर्ट्स में किया है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिससे वो एक्सेल नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको एपिलेप्सी रहता है, तो उनको देख के लोग स्टिग्मा बना देते हैं, जबकि उनको कुछ अलग कारण से है और आपको जो कारण है वो अलग है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारे लिए उसको डील करना बहुत आसान हो जाता है। जी, जैसे शुगर की बीमारी है, या इसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि एक एपिलेप्सी भी के साथ भी एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी लोग जी सकते हैं। तो एपिलेप्सी को या मिर्गी को इस फॉर्मेट में समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा सर, कि हमने अभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिए, और अभी हमारे सेगमेंट जो कि है मिथ बर्स्टिंग, उसके साथ भी हम इस डिज़ीज़ के स्टिग्मा को उससे को जड़ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला मिथ या मिसकंसेप्शन है कि एपिलेप्सी होता है बिकॉज ऑफ इविल स्पिरिट्स, या कोई पूर्व जन्म के पाप है, या कुछ भूत बाधाएं हैं जिसकी वजह से मिर्गी होती है।
ये बहुत ही रॉन्ग मिथ है और एक्चुअली इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट सफ़र भी होते हैं। हमारे बहुत सारे जो इंटीरियर से पेशेंट आते हैं, कभी कभी कोई एक समझदार आदमी उनको जाके देखता है और उनको लेके आता है, तो हमें पता चलता है कि ये बेचारे ऑलमोस्ट कितने सालों से तड़प रहे थे। एक तो पेशेंट आया था जिसको वो एपिलेप्टिक अटैक आया, तो उसको बांध के रखते थे पोल के साथ और उसको मारते थे। तो इस तरह के भी पेशेंट्स हमने देखे हैं कि जो एक नॉर्मल एक दवाई से ठीक होने वाली बीमारी है, आप उसमें वो भूत प्रेत की प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं और उस पेशेंट को जो डिज़र्व करता है ट्रीटमेंट उसको मिल नहीं रहा। तो ये बिल्कुल गलत है। ये कोई भी सुन रहा होगा तो वो आप समझ लें कि जो एपिलेप्सी है वो डेफिनेटली ट्रीटेबल एंड इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी इविल स्पिरिट और समथिंग। यहाँ आज भी इन दिस एरा आज भी ये धारणाएं है, ये सुन के बड़ा ही अचरज होता है सर हमें, लेकिन स्टिग्मा इज़ ट्रू, यस। तो इसी के साथ जो हमारा दूसरी गलत धारणाएं जिस पे काफ़ी कुछ लोग बात करते हैं इज़ कि एपिलेप्सी छूने से फैलती है या मिर्गी इज़ कंटाजियस। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एपिलेप्सी छूने से नहीं फैलती। अगर आपके घर में किसी को एपिलेप्सी है तो आप बिल्कुल साथ में खाना भी खा सकते हैं, उनको छूने से कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ गलत धारणाएं हैं जो हमने अवॉइड करनी चाहिए। तो जी, ये कोविड या टीबी जैसा कोई रोग है नहीं, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। और आप एपिलेप्सी के पेशेंट को बिल्कुल बाजू में बिठा सकते हैं, उनकी आराम से केयर ले सकते हैं, एपिलेप्सी आपको नहीं होगा। तो उसी के साथ सर तीसरा मिथ ये है कि जूता या प्याज अगर सुंघाए, ये वापस हमारे बॉलीवुड से इंस्पायर्ड मिथ लग रही है कि अगर आप जूता या प्याज सुंघाए तो उससे वो जो झटका होता है वो रुक जाता है एपिलेप्सी का। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड को भी ये सिखाने की ज़रूरत है कि अगर अमिताभ बच्चन दिखता है कि कोई वो जूता सिंघा रहा है एपिलेप्सी पेशेंट को, तो कितने लोग उनको फॉलो करेंगे। जबकि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जूता सूंघाना, प्याज सूंघाना या उनको अलग से उनके मुंह के अंदर चम्मच डालना, ये टोटली रॉन्ग है। ये आज के पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी मिर्गी का झटके वाला पेशेंट दिखता है या आपके घर में आपके सामने मिर्गी आती है किसी को, तो आप बिल्कुल उसको एक जगह पे प्रॉपरली एक लेटरल पोजीशन में कर दीजिए और उसको आराम से रहने दीजिए, उसका अटैक बंद होने दीजिए। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में तुरंत लेके आइए। इसमें अपना जूता सूंघाना या फिर उसको ये ऑनियन जो रहता है वो सूंघाना, फिर उसके बाद में उसके मुंह में चम्मच डालना, ये बिल्कुल मत कीजिए। इससे बहुत हार्मफुल होगा। ये जो धारणाएं हैं बहुत पहले से इसलिए चली क्योंकि वो एपिलेप्टिक अटैक अपने आप रुक जाता है। तो जब तक आप वो जूता लेके आते हो दूर से या फिर वो कांदा लेके आते हो, तब तक वो अपने आप वो अटैक सेटल हो चुका रहता है और हमको लगता है इसकी वजह से अटैक इसकी हो। वजह से हुआ है, तो करेक्ट। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये मुझे लगता है बॉलीवुड ने भी कहीं दिखाना नहीं चाहिए, ये किसी मूवीज़ में दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे गलत धारणा है और इसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट में डिले होता है। तो उनको लगता है बस ये ट्रीटमेंट है और हो गया, जबकि उसके अलावा अपने को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में डेफिनेटली, लेकिन और चेंजेस आने की ज़रूरत है। जी, और इनफैक्ट सिर्फ गलत धारणाएं ही नहीं, इट इज़ अ डेंजरस प्रैक्टिस। अगर आप जूता या कुछ भी इंसर्ट करें मुंह में या जो भी, इट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि सीजर के दौरान एस्पिरेट भी कर सकता है पेशेंट, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए और खुद के डॉक्टर खुद ना बनिए तो बहुत बेहतर। जो नेक्स्ट मिथ है सर हमारे कि एपिलेप्सी इज इक्वल टू मैडनेस या पागलपन। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि इतना एक्सेल कर रहे हैं अपने करियर में, उनको एपिलेप्सी होने के बावजूद भी। तो एपिलेप्सी इज़ नॉट मैडनेस। एपिलेप्सी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं कि जब पेशेंट अपना ट्रांस में चले जाता है या उसको उस तरह से कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में चले जाता है, तब ऐसे लगता है कि वो मैडनेस की तरफ जा रहा है, लेकिन दैट इज़ एन अटैक और वो अटैक के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, दवाई से ही कंट्रोल रहता है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत धारणा है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिलेप्सी कभी ठीक नहीं होती, ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ती है। इसके बारे में सर ऑलरेडी हमें बता चुके हैं।
तो सर शॉर्ट में हम अगर समराइज करें इसको तो जैसे कि बता सकते हैं कि 70% लोग हमेशा एपिलेप्सी के ट्रीटेबल हैं और 10 से 15% और भी सर्जिकल मैनेजमेंट से इम्प्रूव हो जाते हैं। अभी एपिलेप्सी की बहुत सारी दवाइयाँ, नई नई दवाई हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम रहते हैं। तो हम कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई दें, किस टाइम पे दें, वो हम डिसीजन लेते हैं और उस हिसाब से उनको दवा देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट जैसे कि बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर हमें लाइफ टाइम इसको दवा लेनी पड़ेगी या ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, तो ये बात ज़रूर आप अपने जहन में रखिए कि ट्रीट होना मतलब एपिलेप्सी का मतलब ठीक होना नहीं है, सीजर का स्टॉप होना, या आप सीजर से आपको फ्रीक्वेंसी जो होती है 2 अटैक्स के बीच में कि अगर वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन, आप एक बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कि ऐसा कहते हैं कि वंस द अटैक स्टॉप्स या झटका आना बंद हो जाए तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। एक्चुअली इसमें कुछ रूल्स हैं मेडिसिन बंद करने के। एपिलेप्सी में अलग अलग बीमारी जैसे कि कॉज रहता है, उस हिसाब से हम देखते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ कुछ बीमारियां एपिलेप्सी में टाइप्स हैं जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म अपने को दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे टाइप्स भी हैं जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट से हो जाता है। हर पेशेंट को हम उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स देख के हम डिसीजन लेते हैं कि उसका कब गोली बंद करना है और कैसे टेपर करना है। तो नो अटैक या नो झटका इज इक्वल टू नो मेडिसिन, ये रूल यहाँ पे बिल्कुल लागू बिल्कुल नहीं नहीं है। है, और इसलिए हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। हम यूजुअली पेशेंट्स को 3 महीने 6 महीने के फॉलोअप में बुलाते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि वो बराबर दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो दवाई बीच में अच्छा लगता है नहीं लेते, फिर वो दवाई नहीं लेते तो ब्लड में वो लेवल कम हो जाता है और उसके बाद में वापस से उनको झटका आता है। तो इसलिए अपने को ये समझना ज़रूरी है कि वी हैव टू टेक मेडिसिन प्रॉपरली, और जितना बताया हुआ डोज है उसी हिसाब से लेना है। अब मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आधा डोज का रात में कम लूँगा, मैं आधा डोज सुबह में कम लूँगा, इस तरह से नहीं करना है। जी। तो उसी के साथ अगर हम मिथ बस्टिंग में अभी आ ही गए हैं कि एक डोज टेपरिंग होता है, एक वे होता है मेडिसिन शुरू करने का और उसको ख़त्म करने का, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि टेपरिंग या मेडिसिन की कैसी पद्धत होती है एक टाइप की एपिलेप्सी में? यूजुअली जो टेपरिंग का, अगर अपने को 2 से 3 साल तक कोई सीज़र आया नहीं है तो यूजुअली डॉक्टर्स आपके थोड़ा आधा दवाई कम करके देखेंगे, उसको फिर आप फॉलोअप रखेंगे। तो इस तरह से कम कम करते हुए दवाई हम लेके जाते हैं, और उसके बाद में हर पेशेंट को हम एक बेसिकली उनको एक चांस देते हैं कि उनकी एपिलेप्सी की दवा बंद हो जाए। लेकिन अगर बंद करने के बाद वापस से उनको कोई सीज़र आता है तो फिर हमें उनको बहुत लंबे समय तक दवाई कंटिन्यू रखनी पड़ती है। और सर ऐसे कौन से डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स है जो अगर वो पेशेंट में दिखे तो हम लोग टेपरिंग करते हैं? अगर उन्हें कोई भी सीज़र नहीं आता है 2 3 साल, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उनके जो मेंटल एक्टिविटी है वो सब ओके है, और उनके ब्रेन एमआरआई ओके है, उनका बाकी की चीज़ें जो सेकेंडरी कॉज ऑफ एपिलेप्सी है वो हमने रूल आउट कर लिया है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम डिसीजन डेफिनेटली चांस देते हैं एपिलेप्सी की दवा बंद करने का। जी, तो जैसे ये कहना चाहूँगी मैं कि लोग जो अपने अपने आप से, बिकॉज़ उनको कोई एपिलेप्सी अटैक आया नहीं है 2-3 सालों से, तो वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। तो दैट इज़ जस्ट वन पॉइंट। आपको आपके ब्रेन एक्टिविटीज़ को कंफर्म करना चाहिए, आपके बाकी पैरामीटर्स को गेज करके ही आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे। तो ये हम लोग आ रहे हैं सर अभी कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड। हमने इस एपिसोड में काफ़ी हद तक एपिलेप्सी को डीकोड किया है, मिर्गी के हर एक एस्पेक्ट पे हमने बहुत ही एंगेजिंग वे से हमने इस पे बात की है आज, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे और डिटेल्ड सवाल थे हमारे दर्शकों से। हमने मिथ बस्टिंग किया, जो आपके स्टिग्मा और मिसकंसेप्शन, गलत धारणाओं पे डायरेक्ट हम लोगों ने बात की है। तो आपको एक कोई कंक्लूडिंग नोट या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? तो मैं अपने ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ये भूत प्रेत नहीं है। हमें सभी मिसकंसेप्शंस हटाने हैं, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, हमें फियर को फ्रीडम के साथ बदलना है, हमें आगे बढ़ना है। और कोई भी एपिलेप्सी की बीमारी ऐसी नहीं है कि जो आपको रोक पाए या कोई भी चीज़ नहीं कर पाए। आप अगर जो चीज़ें हमने मना की है वो छोड़ के बाकी सब आप अपने लाइफ में एक्सेल हो सकते हैं। बस आप अपने प्रॉपर कंसल्टेशन में रहें। अगर आपको एपिलेप्सी है तो आप प्रॉपर फॉलोअप में रहें, और जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको बताते हैं उस तरह से आप उनके एडवाइस को फॉलो करें तो डेफिनेटली आप एपिलेप्सी को हरा सकते हैं और उसके साथ आप लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। थैंक यू।
जी, तो आज हमने देखा हर चीज़ मिर्गी के बारे में। मुझे आशा है कि आप सभी को हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और एक हेल्थ टॉपिक के साथ, और तब तक आप सब लोग खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए, डर से नहीं, हम सब दिल से जिएंगे। थैंक यू सो मच।